नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है और हाल फिलहाल की है। बहुत मशहूर घटना है। आपने उसको अखबारों में, टीवी में, बाकी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा होगा। प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिला है आगरा। तारीख 8 जून 2023 को सिकंदरा के ककरैठा जंगल में सूचना मिली कि एक महिला की लाश पड़ी हुई है। बहुत ढेर सारा ब्लड वहां पर पड़ा हुआ है। पुलिस वहां पर पहुंची। इसके पहले ही महिला के पति, जिनका नाम उदित बजाज था, वो भी थाने पर पहुंच गए और उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी कल रात से गायब है। उन्होंने ये भी बताया कि मेरी पत्नी और मैं अपनी बेटी की तलाश में गए थे। मैं पीछे रुक गया। पत्नी हमारी सिकंदरा के जंगलों में चली गई थी, जहां बेटी ने बुलाया था। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। मैं खुद भी सिकंदरा के उन जंगलों में होकर देख आया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगा। बहरहाल थोड़ी देर में ये तय हो गया कि आगरा के मशहूर जूता व्यवसायी उदित बजाज की पत्नी अंजलि बजाज का शव है। उनकी एकमात्र लड़की थी जो नाबालिग थी। उदित बजाज ने बताया कि हुआ कुछ यूं था कि मेरी बेटी कुछ अजीब सा व्यवहार कुछ दिन से कर रही थी। एक दिन अंजलि ने बेटी के मोबाइल फ़ोन को चेक कर लिया और उसमें एक लड़के के साथ, जो उसका दोस्त था, उसके घर उसका बहुत आना जाना था, अंजलि के घर, उसके साथ कुछ आपत्तिजनक फोटोग्राफ उसे मोबाइल में मिल गई। सोते ही उसने बेटी को उठा दिया और गुस्से में उससे यही पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, ये फोटोग्राफ्स कैसी हैं, कहाँ कहाँ की हैं, तुम कब गई थी। दुनिया भर के सवाल सुनते ही वो घबरा गई। माँ ने मोबाइल फ़ोन अपने पास रख लिया। रात में फिर वही मैसेज नोटिफिकेशन वाइबर पर लगे हुए आने लगे। माँ ने वो मैसेज भी पढ़ लिए और ये लिखा कि तुम कल मेरे घर मुझसे मिलने आओ। लड़के का नाम प्रखर गुप्ता था। प्रखर गुप्ता को बुलाया और लड़की की माँ और बाप दोनों ने ये कहा कि तुम्हारी जो हरकत है मुझे सब पता लग गया। मैंने फोटोग्राफ देख ली। मैं तुमको पॉक्सो एक्ट में मेरी नाबालिग बेटी के साथ तुमने जो व्यवहार किया है, मैं तुम्हें हर हाल में जेल भिजवा दूंगी, वरना आज के बाद न कभी तुम्हारा कोई फ़ोन आना चाहिए, न कभी तुम यहाँ दिखाई पड़ना। इसके साथ साथ अपनी बेटी को भी तमाम भला बुरा कहा। अब बेटी का कॉलेज जाना तो बंद नहीं करा सकते थे उनके पेरेंट्स। बहरहाल जब वो कॉलेज गई तो वहाँ उसकी प्रखर से मुलाकात हुई। प्रखर बहुत घबराया हुआ था। प्रखर ने ये कहा कि उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि इसकी माँ मुझे हर हाल में जेल भिजवा देगी, मेरी बड़ी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप मुझे क्या कहेंगे। और उसी दिन उसने ये तय कर लिया कि हम इन दोनों को, यानी लड़की की माँ और बाप दोनों को अपने रास्ते से हटा देंगे, ताकि कोई ये कहने वाला न हो कि मैंने उसकी लड़की के साथ क्या किया है, और कोई एफआईआर लिखाने वाला न हो, कोई मुझे जेल भिजवाने की भी सोच न सके। इसके लिए क्या करना है, इन दोनों ने दृश्यम देखी और मर्डर से संबंधित तमाम वेब सीरीज भी देखी।
ऐसा इनके अपराधियों के यानी जो मुलजिम थे, यानी जो इस केस में जो प्रखर और उसका एक दोस्त थे, उन दोनों के बयान में आया कि आखिर ऐसा कैसे तुमने सोच लिया और कैसे एग्जीक्यूट कर लिया। तो बताया कि हमने दृश्यम फिल्म देखी, उसके बाद मर्डर से संबंधित तमाम वेब सीरीज़ देखी। प्रखर के दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि हो न हो इस लड़की की माँ यानी अंजलि बजाज मुझे जेल भिजवा कर रहेगी, क्योंकि उसके हाथ मेरे और उस लड़की के तमाम आपत्तिजनक फोटोग्राफ उसके हाथ लग गए हैं। उसने इतनी वेब सीरीज़ और ये सब देखने के बाद ये तय पाया कि ये काम उसके अकेले के बस का नहीं है। उसने अपने दोस्त शीलू से संपर्क किया और शीलू को ये बताया कि हम लोगों को करना क्या है, और इस पूरी प्लानिंग में उन्हें लगभग 20 दिन लग गए। सबसे पहले उसने ये बताया कि अगर तुम ये कोशिश करोगे तो तुम्हारा मोबाइल नंबर ज़रूर कहीं न कहीं से ट्रैक हो जाएगा और तुम इसमें फंस जाओगे। पहले भी तुम्हारी बातें होती रही हैं, पहले भी तुम्हारी फ़ोटोग्राफ उनके घर वालों के पास है, पुलिस को वो फ़ोटोग्राफ मिल जाएंगी, तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। मई में करीब 18 मई को इन लोगों ने अपना प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, लेकिन फिर वही बात मोबाइल वाली उनके दिमाग में आ गई। अंजलि के फ़ोन पर शीलू का व्हाट्सएप इंस्टॉल किया। अब देखिए तमाशा, अंजलि के फ़ोन पर शीलू का व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, उससे भी काम नहीं बना तो उसका व्हाट्सएप शीलू के फ़ोन पर इंस्टॉल किया। एक ही फ़ोन पर व्हाट्सएप इंस्टॉल किया जा सकता है या 2 पे किया जा सकता है। इंस्टॉल करने के बाद उसी व्हाट्सएप पर ये व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप चैट इन लोगों ने शुरू की। दोनों ने तय कर लिया कि हम 5 जून को अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। 4 जून को ही शीलू और प्रखर ये दोनों होटल के कमरे में रुक गए। वहाँ से ये एक स्कूटर से निकले, स्कूटर या मोटरसाइकिल 2 पहिया वाहन से निकले, लेकिन रास्ते में किसी वाहन से टकरा जाने पर इन्हें हल्की चोट लग गई। ये फिर वापस चले आए होटल में। इन्हें लगा कि कहीं प्लान एग्जीक्यूट करने में देरी हुई अगर, तो ये लड़की हो सकता है अपने माँ बाप को ये बात बता दे और हमारा नुकसान हो जाए। फिर इन्होंने यही काम 7 जून को, 5 को जो करना था वो 7 जून को किया। लड़की को बाहर बुलवा लिया, लड़की से एक व्हाट्सएप मैसेज कराया अपनी माँ को यानी अंजलि बजाज को कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। माँ घबरा गई। माँ बार बार उसको मैसेज करने लगी, तुम कहाँ हो, हम आते हैं, हम पापा को लेके आते हैं, और ऐसे जाना ठीक नहीं है, बदनामी होगी, अब कभी नहीं डांटेंगे। जो माँ कर सकती है, माँ अपनी ममता में कि मेरा बच्चा चला गया है, गुस्सा होकर, नाराज़ होकर मैंने उसे डांट दिया, उसकी चोरी पकड़ ली, लिहाजा वो भाग गया है। तो उन्होंने सारा ऐसा जितनी बातचीत ऐसी हो सकती है वैसी बातचीत उन्होंने की। उसके बाद प्रखर ने कहा कि ठीक है, इतने मैसेज आ रहे हैं, तुम इनको एक लाइव व्हाट्सएप लोकेशन भेजो, वो भी सिकंदरा के पास की, वो जो ककरैठ का जो जंगल है उसके पास की एक लाइव लोकेशन भेजो, और उन्हें कहो कि मैं यहाँ पर हूँ, फंस गई हूँ, परेशान हूँ, कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, तुम चली आओ, अब मैं नहीं भागूंगी। जैसे ही उसने ऐसी बात कही, दोनों पति पत्नी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से उस लाइव लोकेशन पर चल दिए। शीलू और प्रखर उसका वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। लाइव लोकेशन के जब नज़दीक पहुँचे
तो फिर उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किया और फिर ये कहा कि तुम कहाँ पर हो, तुम हमको सही सही बताओ ताकि मैं तुम्हें आके ले सकूं, मैं गाड़ी से आई हूँ तुम्हारे पापा के साथ। इस पर फिर उन दोनों ने उसी के मोबाइल से बेटी के लड़की के मोबाइल से ये कहा कि अब आने की ज़रूरत नहीं है, अब हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमने इंतज़ाम कर लिया है, दूसरी गाड़ी मंगवा ली है, अब हम जा रहे हैं। पिता उनके जो थे उदित बजाज, उनको लगा कि ऐसे ये चली जाएगी, लेकिन चूंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा चाहती है इसलिए मैं उससे ये कह दूंगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तब वो मुझसे मिलने ज़रूर आ जाएगी और अपना इरादा बदल देगी। तो उसने ये कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और गुरु के ताल के पास उसने अपना एक्सीडेंट होने का मैसेज अपनी बेटी को भेजा, ये सोचकर कि वो भागकर गुरुताल आ जाएगी, अपने जो उसके विचार हैं या अपना जो डिसीजन है उसको बदल देगी। पत्नी से कहा कि तुम इस लाइव लोकेशन पे चलो, मैं यहीं उसका वेट कर रहा हूँ, या तो तुम्हें मिल जाएगी नहीं तो वो भाग के मेरे पास ज़रूर आएगी। ये वहाँ पर चली गई। शीलू और प्रखर वहाँ इंतज़ार कर रहे थे, लड़की वहाँ कहीं नहीं थी। लड़की के व्हाट्सएप उन्होंने अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर रखे थे। जैसे ही ये वहाँ पहुँचती है, वहाँ पर दोनों झपट पड़े और शीलू ने चाकुओं से उसकी हत्या कर दी। 20-25 चाकू मारे, हाथ की नस काट दी, गर्दन की नस काट दी, इंश्योर करने के लिए कि वो मर जाए, उसमें जान बाकी न रहे। फिर वो दोनों वहाँ से चले कि अब चल के उदित को मार देते हैं। शीलू वहाँ से चला तो उदित को मारने के लिए, लेकिन अंजलि की हत्या करने के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसने कहा कि अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम यहाँ से भाग चलते हैं। और इसीलिए वो वहाँ से बाइक से दोनों शिमला भाग गए और 8 जून को सवेरे हल्ला हुआ। पुलिस परेशान थी, उसके पिता ने सूचना दी थी उदित बजाज ने, और सवेरे ये डेड बॉडी वहाँ पर मिल गई जहाँ उसने लाइव लोकेशन के बाद बताया था, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर। बहुत हल्ला हुआ, अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया में। उसकी फ़ोटो आप देखेंगे अगर 8 जून से लेकर 10 जून के बीच की सोशल मीडिया की पोस्ट, आप उसकी फ़ोटो अंजलि बजाज की आपको हर जगह दिखाई देगी। ये घटना भी हर जगह दिखाई देगी। बहरहाल उन लोगों की लोकेशन से पुलिस ने ट्रैक किया और दोनों को गिरफ्तार करके ले आए। फिर दोनों से पूछा गया। उन्होंने थोड़ा बहुत इधर उधर करने के बाद पूरी बात बता दी कि कैसे कैसे, और फिर बात यही निकल कर आई कि प्रखर को ये लगा कि अंजलि बजाज उसे जेल भिजवा के दम लेगी। दूसरी बात जो प्रखर के दिमाग में थी, प्रखर इकोनॉमिक हालत उसकी बहुत अच्छी नहीं थी और प्रखर की निगाह उदित बजाज की प्रॉपर्टी पर थी। मैंने बताया वो जूते के बड़े व्यवसायी थे, बहुत सी संपत्ति उनके पास थी, चल और अचल दोनों संपत्तियां उनके पास ज़्यादा थी। एक तो उसका डर कि इसकी माँ मुझे जेल भिजवा देगी, क्योंकि उसके दिमाग में था कि लड़की को किसी तरह अपने कब्ज़े में करके और फिर जैसे ही वो 18 की हो उससे शादी करके इस पूरी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर लेगा। लेकिन जब उसे लगा कि उसका सपना टूटता हुआ सा लग रहा है, माँ उसकी हमें जब जेल भिजवा देगी, हम शादी कभी नहीं कर पाएंगे और जो मैं सोचता हूँ वो मैं नहीं कर पाऊँगा, तब उसने इन दोनों को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। वो शीलू से जिद करता रहा कि अभी वो इंतज़ार कर रहा है गुरु के ताल के पास, गाड़ी में पहचानता हूँ, हम दोनों चलते हैं, किसी बहाने से उसको मिलते हैं
कि हम लोग भी यही ढूंढते हुए आ रहे हैं, न तो अंजलि कहीं दिखाई, न तो वो लड़की कहीं दिखाई दे रही है और न ही उसकी माँ कहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फ़लाँ जगह गए, ठिकाना जगह, इस तरह की बात उन लोगों ने सोच के, लेकिन शीलू ने कहा अब मेरी हिम्मत नहीं है, तुम जाना चाहो चाकू मुझसे ले लो, जा सकते हो। उसको पीछे हटता देखकर प्रखर शीलू के साथ ही स्कूटर से, बाइक से अपने शिमला बाई रोड ही भाग गया। पूरी बात सुनकर पुलिस ने उसके बाद इन दोनों को जेल भेज दिया। 2-3 दिन बाद लड़की की भी गिरफ्तारी हो गई और लड़की को महिला बाल संप्रेक्षण गृह गाजियाबाद में रखा गया और बाकी इन दोनों को आगरा की जेल में दाखिल करा दिया गया। पुलिस के पास ये समस्या थी कि अंजलि का मोबाइल नहीं मिला था। इन दोनों ने मर्डर के वक्त जो कपड़े पहने थे वो भी नहीं मिले थे। ये सबूत बड़े वाइटल एविडेंस होते हैं ट्रायल के समय में, लेकिन नहीं मिले। आला कत्ल जिससे मारा गया वो भी नहीं मिला और इन तीनों चीज़ों के न मिलने के कारण पुलिस को ऐसा बार बार लगता था कि हम ट्रायल में फेल होंगे और तब हमारी बड़ी छीछा लेदर होगी। लेकिन उन दोनों ने जितनी क्राइम की वेब सीरीज़ और दृश्यम देखी थी, उन्हें पता था कि कौन कौन से एविडेंस ट्रायल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए उनको अच्छी तरह से उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया था। बहरहाल पुलिस के पास कोई चारा नहीं था, तो पुलिस ने उनको 36 घंटे की रिमांड के लिए अप्लाई किया और उन दोनों को रिमांड पर लिया। रिमांड पर बहुत मशक्क़त की गई, लेकिन फिर भी ये चीज़ें बरामद नहीं हो पाईं। फिर से दोबारा रिमांड पर लेने की बात कही गई थी। हो सकता है दोबारा रिमांड पर लेने के बाद कुछ चीज़ें इनमें से बरामद हो पाएँ, क्योंकि वो दोनों पुलिस को बराबर गुमराह कर रहे थे। अलग अलग जगहों पे और दूर की जगहों पे ले जाते थे ताकि पुलिस का समय बर्बाद हो। उन्हें शिमला तक ले गए कि साहब शिमला के पास फलां घाटी में फलां पहाड़ी से चढ़कर मैंने वहाँ फेंक दिया था। पुलिस ढूंढती रह गई, एक दिन उसी में निकल गया और उन्हें पता था, तो क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से ज्ञान अर्जित कर लिया था क्राइम के वेब सीरीज़ को देखकर कि पुलिस को कैसे बहकाना है, कैसे टहलाना है, कैसे उसका समय बर्बाद करना है। तो ये आज की घटना हुई। तो मैं आज की घटना के जो कारण या कारक हैं आप सब जानते हैं, लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा आज की घटना। अब आज देखिए, फिर एक नाबालिग ने अपने माँ की हत्या अपने प्रेमी और उसके दोस्त से मिलकर करवा दी। नाबालिग, ऐसी नाबालिग प्रेमिका या लड़कियों की ढेर सारी क्राइम की घटनाएं मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे ही उन्हें किसी का सहारा मिल जाता है तो फिर उनके रास्ते में चाहे उनकी माँ आ जाए, चाहे पिताजी आ जाएं, भाई आ जाए, पड़ोसी आ जाए, जिनसे उनको ये खतरा हो कि मेरी ये बात लीक हो सकती है, वो उनका कत्ल कराने में भी नहीं डर रही हैं। ये तो इसकी माँ थी और माँ बाप की इकलौती संतान थी। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो गया है इन कम उम्र की बच्चियों को, कैसे वो ऐसे उनके कदम बहक जा रहे हैं, क्यों वो अपने और अपने भविष्य, परिवार और परिवार से लगाव के बारे में सोच नहीं पा रही हैं। जो मेरी समझ में आता है या जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये सब उन्हीं मोबाइल माता की देन है जो 24 घंटे उनके हाथ में रहती हैं। मतलब क्या क्या नहीं कराया अब तक मोबाइल ने। एकांत में हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं, घर वाले इससे बेखबर रहते हैं। बहुत जानकार भी उसको कोशिश करते हैं डिकोड करने की, लेकिन इतने लॉक आ गए हैं फ़ोन में
कि अपना वॉलेट लॉक कर दीजिए और फ़ोन लॉक कर दीजिए, फिंगरप्रिंट से ओपन होगा, आइस से ओपन होगा, जाने कितने कितनी उसके खोलने और बंद करने के तरीके हो गए हैं कि माँ बाप चाह के भी उसके कंटेंट को नहीं देख पाते। और इसी मोबाइल में एकदम जैसे कहते हैं उसी में घुसकर अपना और परिवार का सत्यानाश करा रहे हैं, चाहे यंग लड़के हों चाहे यंग लड़कियां हैं। लेकिन सारा दोष हर बार मोबाइल को देना ये हमारे ख्याल से उचित नहीं है। हर चीज़ में कि साहब मोबाइल की वजह से एक पीढ़ी खराब हो रही है, मोबाइल की वजह से ये हो गया, मोबाइल की वजह से। देखिए, इसमें माँ बाप की भी कमी है। माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया। माँ बाप ने अपने बच्चों की निगरानी नहीं की। निगरानी शब्द तो थोड़ा कड़ा हो जाता है। उन पर ध्यान नहीं दिया कि आखिर उनके बच्चे में क्या बदलाव आ रहे हैं। बिहेवियरल चेंज की बात मैं कर रहा था। और अंजलि को जब तक वो नोटिस कर पाती कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ चल रहा है, और जब तक वो नोटिस करती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड से पूछताछ करना ही उसके जी का जंजाल बन गया और अंजलि जान से चली गई। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि ग्रोइंग चिल्ड्रन, बच्चे जब बड़े हो रहे हैं 10-11 साल के बाद और उनमें कोई असामान्य बिहेवियर दिखाई देता है तो ज़रूर टोका टाकी करें। अब आपको बताएं, ऐसे आप जैसे ही वो क्लास 6 में पहुंचा या पहुंची, फ़ौरन उसने मोबाइल की डिमांड की, ये कह के कि क्लास के सब बच्चे मोबाइल लाते हैं, हमको मोबाइल क्यों नहीं मिलेगा। क्लास के सब बच्चे अपने मोबाइल से बात करते हैं और हमारे दोस्तों का फ़ोन तुम्हारे मोबाइल पर आता है। ये बर्दाश्त के बाहर है। रोना पीटना दुनिया भर शुरू हुआ। आपने लाड़ प्यार में उनको एक मोबाइल दिला दिया। तो मोबाइल लेकर जो उनके असामान्य बिहेवियर होता है, जैसे अकेले में बात करने की टेंडेंसी। सब लोग बैठे हुए हैं, अचानक फ़ोन आया, फ़ोन लेके बाहर चले गए या चली गई। तो ये टेंडेंसी अकेले में ये आपको वॉच करनी होगी। अगर किसी के सामने फ़ोन आ गया और ऐसा लगता है कि उससे उस सिलसिले में, जिस सिलसिले में उसने फ़ोन किया है, बात करना ठीक नहीं है, तो फ़ौरन ये कह के काट दिया जाएगा कि अभी बिज़ी हूँ, थोड़ी देर में बात करती हूँ या बात करता हूँ। ये सब लक्षण है मोबाइल से होने वाले नुकसान या मोबाइल के रोग से ग्रसित रोगियों के। देर रात अकेले मोबाइल पर लगे रहना। आप पूछेंगे तो ये बताएंगे कि वो हम अपना कोर्स देख रहे हैं, इसमें कोर्स का कंटेंट देख रहे हैं, कल टेस्ट है वही ज़रा बच्चों से बात कर रहे हैं। अरे भाई, बच्चों से बात करने का टाइम है। 12 बजे 1 बजे क्या पढ़ाई की बात की जाएगी। पढ़ाई की बात करनी थी 4, 5, 6 बजे जब सब लोग जग रहे हैं, सबके सामने बात कर लेनी चाहिए थी। लेकिन बच्चों में अगर ये टेंडेंसी है कि वो रात में 12-1 बजे के आसपास वो फ़ोन पर ही लगे हुए हैं, तो आपको उन पर नज़र रखनी होगी, कान खुले रखने होंगे। पास में रहेंगे तो वो कभी इधर उधर की बहकी बातें नहीं कर पाएंगे, या फिर उठ के बाहर जाकर बात करने की कोशिश करेंगे। उन्हें टोकिए, पूछने पर यही बताएंगे दोस्त का फ़ोन था, कल वाले टेस्ट के बारे में बात करनी थी, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है उसके बारे में बात करनी थी। तो उनसे कहने की आवश्यकता है कि बैठ के बात कर लो। यही हम कौन सी ऐसी आफत है, कौन हम चिल्ला रहे हैं कि उसको पता लग जाएगा कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ हैं, लेकिन नज़र रखनी पड़ेगी। बाथरूम में मोबाइल लेकर जाना बच्चों का, कौन सा सीनियर अफसर का फ़ोन आ रहा है कि वो कह देगा कि साहब आप क्यों इतनी देर बाथरूम में हैं। अरे बच्चों का फ़ोन है, बाहर रख के जाइए।
लेकिन वही उनका एडिक्शन कह लीजिए, उनका डर कह लीजिए कि इसी बीच में उसका या उसका फ़ोन आ जाए तो देखकर घर वाले क्या कहेंगे। इस टेंडेंसी को थोड़ा कम कराने की ज़रूरत है कि बाथरूम में कुछ नहीं, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में कोई किसी क्लास टीचर का फ़ोन नहीं आना है, इसे बाहर छोड़कर जाइए। बार बार बाथरूम में मोबाइल लेकर जाने वाले बच्चों पर भी निगाह रखने की ज़रूरत है। स्कूल या कॉलेज में मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, मोबाइल की चार्जिंग कब कब हुई है कभी कभार ये भी देख लिया करिए। टॉक टाइम कितना रहा है एक बार ये भी देख लिया करिए। कुछ बच्चों में इस बिहेवियर का पता एग्ज़ाम के रिजल्ट से भी हो जाता है। सपोज़ करिए क्लास फर्स्ट से क्लास 7th 8th 9th तक बहुत अच्छा करता था एग्ज़ाम, 90 से 95% आते थे, लेकिन अचानक उसके परसेंटेज अगर 65 हो जाएं तो आपको सतर्क होना पड़ेगा। क्या वजह है कि पढ़ाई से इसका मन उचट रहा है? उसके टीचर से बात करनी पड़ेगी, उसके दोस्तों को भी टटोलना पड़ेगा कि इनके अगर 65% या 70% आ रहे हैं तो इसके साथ के बच्चों में क्या उनके भी इतने ही नंबर आ रहे हैं या उनकी कंसिस्टेंसी पहले जैसी ही है। बहरहाल ये तो मैंने कुछ तरीके बताए, बहुत ढेर सारे तरीके हैं ये चेक करने के लिए, इसलिए ध्यान रखिए। देखिए, बच्चों पर रिस्ट्रिक्शन कभी भी इस समस्या का इलाज नहीं होता, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हमेशा बच्चों को रिएक्शनरी बना देता है। बहुत ज़्यादा उन्हें डांटना, डपटना, मोबाइल पर बात करने से मना करना, ज़बरदस्ती मोबाइल ऑफ कर देना, मोबाइल अपने पास रख लेना, इससे बच्चों में इरिटेशन होता है। इसका आप भरपूर ध्यान रखिए। असामान्य व्यवहार नजर आने पर इन्हें डांटिए या धमकाइए नहीं, कतई मत ऐसा करिए, और उन्हें समझाइए। ऊंच नीच का ज्ञान उन्हें बताइए, जो समाज में दूसरे लोगों के साथ होनी जो हुई हो उसके एग्जाम्पल से समझाइए, ताकि वो अच्छे से इसको समझ लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वही होगा, आपको पछताना ही पड़ेगा। वो जो कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।